मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो रीट लेवल 2 रसायन विज्ञान हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें हम कह सकते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। हमारे जीवन में जो विज्ञान है, जैसे साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, उसी का एक पार्ट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये न केवल रीट लेवल 2 में बल्कि पटवार एग्ज़ाम में या आप कह दें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जनरल साइंस में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहली बात हम आज करेंगे सोप की। तो अब पॉइंट जो हम उठा रहे हैं सोप, जिसमें हमारा पहला पॉइंट व्हाट आर सोप्स, साबुन क्या हैं। तो साबुन जो हैं वो वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण हैं। साबुन वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण हैं। अब याद रखने का तरीका देखो कैसे। सोप, तो हिंदी में मैं लिखूं तो सोप, तो सो मतलब सोडियम लवण, प मतलब पोटेशियम लवण। तो साबुन क्या है, या तो सोडियम लवण है और या पोटेशियम लवण है। तो सोप, तो सो मतलब सोडियम और प मतलब पोटेशियम। तो साबुन जो है वो वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण है। सोडियम का सिंबल हम लोग Na से और पोटेशियम का सिंबल हम लोग K से डिनोट करते हैं। और अम्लों में जो समूह होता है वो COOH, COOH। तो R यहाँ मैंने लिखा है, R एल्किल ग्रुप है। कार्बन, हाइड्रोकार्बन कह दें आप। R जो है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। तो R जो है वो हाइड्रोकार्बन है। और वसा अम्लों में पाया जाने वाला समूह होता है COOH। तो ये वसा अम्ल का एक सामान्य सूत्र है RCOOH। अब साबुन का सामान्य सूत्र अगर हमारे से पूछ लेता है तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे। तो साबुन क्या है, वसा अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है। फिर देख लें सोप, तो सो मतलब सोडियम, प मतलब पोटेशियम। तो हम क्या करेंगे, इस H को हटाकर, इस H को हटाकर या तो Na लगा देंगे, H को हटाकर या तो Na लगा देंगे और या K लगा देंगे। तो ये तो बन गया वसा अम्ल का सोडियम लवण और ये बन गया वसा अम्ल का पोटेशियम लवण। तो ये सोडियम साबुन है और ये पोटेशियम साबुन है। तो साबुन का सामान्य सूत्र अगर हमारे से पूछ लेता है RCOONA, जहाँ R जो है वो हाइड्रोकार्बन भाग है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। अब अगर साबुन के हम उदाहरण देखें, साबुन के उदाहरण, तो साबुन के एक उदाहरण में आता है सोडियम स्टीरेट। साबुन का उदाहरण है सोडियम स्टीरेट। और दूसरा उदाहरण जो कंपटीशन में ज़्यादातर दिया जाता है वो है सोडियम पामीटेट। सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामीटेट। अब सूत्र अगर दिए होंगे तो उसको भी मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ। R मैंने आपको कहा था हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। अब स्टीरेट, स्टीरेट में 17 कार्बन है। स्टीरेट 17, तो 17 कार्बन है। तो इसका जो सामान्य सूत्र है C17H35COONA।
C17H35, यहाँ C17H35, आगे वही है COONA, सोडियम स्टीरेट। पामीटेट में 15, पामीटेट 15, C15H31 COONA। सोडियम दिया होगा तो Na लगा देंगे, पोटेशियम दिया होगा तो K लगा देंगे। स्टीरेट 17, पामीटेट 15। तो कार्बन की संख्या ध्यान रखना, अगर सोडियम स्टीरेट का सूत्र हमारे से पूछ लेता है तो C17H35 COONA। सोडियम पामीटेट का सूत्र अगर पूछ लेता है तो C15H31 COONA। अब साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण, अब जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, साबुनीकरण। साबुन बनाने की विधि साबुनीकरण है। साबुन बनाने की क्रिया, साबुन बनाने की विधि या साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं? वसा या तेल की क्रिया, वसा या तेल की क्रिया हम लोग क्षार NaOH से करवा देते हैं। वसा या तेल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो सोडियम साबुन बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो पोटेशियम साबुन बनेगा। तो वसा या तेल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं जिससे साबुन बनता है। वसा या तेल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर सोडियम साबुन बनता है और साथ में बनता है ग्लीसरोल या ग्लीसरीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन के साथ बनने वाला सह उत्पाद है या साबुन का सह उत्पाद है। तो साबुन का सह उत्पाद है ग्लीसरोल या ग्लीसरीन। और साबुन बनाने की विधि क्या है? वसा या तेल की क्रिया NaOH से करवाते हैं जिससे साबुन के साथ ग्लीसरोल प्राप्त होता है या ग्लीसरीन प्राप्त होता है। और साबुन को अवक्षेपित करने के लिए, साबुन और ग्लीसरोल दोनों मिक्स हैं, अब हम चाहते हैं कि साबुन अलग हो जाए और ग्लीसरोल अलग हो जाए तो हम इसमें नमक NaCl मिलाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन को अवक्षेपित करने के लिए या साबुन को ग्लीसरोल से अलग करने के लिए उसमें कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो उसमें साधारण नमक सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक मिलाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन में साबुनीकरण समीकरण की हमें ज़रूरत नहीं है, 12th क्लास में समीकरण की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ मैं इक्वेशन भी डिस्कस करवाता हूँ पूरी की समीकरण क्या आएगी यहाँ। अभी तो हमें यही ध्यान रखना है कि वसा या तेल जो है वो NaOH या KOH से क्रिया करके साबुन बनाते हैं और साबुन का सह उत्पाद ग्लीसरोल दे दे चाहे ग्लीसरीन दे दे, एक ही बात है, ग्लीसरोल या ग्लीसरीन। ग्लीसरोल या ग्लीसरीन साबुन का सह उत्पाद है और साबुन और ग्लीसरोल को अलग करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक मिलाया जाता है। तो ये साबुनीकरण था। अब साबुनीकरण के बाद हम लोग देखें कि साबुन की कमियां क्या रही। साबुन की कमियां क्या रही? तो साबुन की कमियां, साबुन की कमी, तो साबुन की जो सबसे बड़ी कमी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, वैसे तो साबुन की बहुत सी कमियां हैं, जैसे ये उन्नी वस्तुओं पर कार्य नहीं करता। इसके अलावा ये जो होता है अधिक क्षारीय होता है जिसके कारण ये त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी जो है साबुन की, वो कठोर जल में कार्य नहीं करता। साबुन जो होता है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता। तो इसको न केवल हम सैद्धांतिक रूप से समझेंगे बल्कि इसको प्रैक्टिकली भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। अब होता क्या है इसमें, देखो कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं कठोर जल के अंदर। और साबुन में या तो सोडियम आयन है
या पोटेशियम आयन है। अब साबुन, जैसे साबुन मैंने ले लिया RCOONA, ये साबुन है मेरे पास RCOONA। अब जब मैंने इसमें कठोर जल में यूज किया इसको, तो ये कठोर जल से कैल्शियम आयन आ गया, कठोर जल से कैल्शियम आयन आ गया। अब होगा क्या, कैल्शियम आयन क्या करेगा, कैल्शियम चला जाता है सोडियम की जगह और सोडियम आ जाता है कैल्शियम की जगह। तो जैसे ही यहाँ कैल्शियम पहुँचता है तो कैल्शियम साबुन बन जाता है। यहाँ अभी तो ये सोडियम साबुन है, लेकिन जब इसको हम कठोर जल में डालते हैं तो या तो यहाँ कैल्शियम पहुँच जाता है, और अगर मैग्नीशियम है तो यहाँ मैग्नीशियम पहुँच जाता है, जिससे या तो कैल्शियम साबुन बन जाता है, या तो क्या बन जाएगा कैल्शियम साबुन, या क्या बन जाएगा मैग्नीशियम साबुन। और कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन दोनों ही जल में अविलय होते हैं, यानी जल में नहीं घुल पाते। चाहे कैल्शियम साबुन हो चाहे मैग्नीशियम साबुन हो, वो दोनों ही जल में अविलय होते हैं और एक गंदा दही जैसा अवक्षेप वहाँ दे देते हैं, जिसे हम स्कम या मलफेन के नाम से जानते हैं, स्कम या मलफेन। तो साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं। जब साबुन को हम लोग कठोर जल में यूज़ करते हैं तो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन सोडियम की जगह आ जाते हैं, जिससे कैल्शियम साबुन या सोडियम साबुन प्राप्त होता है, जो कि जल में अविलय रहता है और एक दही जैसा पदार्थ देता है, जिसे हम स्कम या मलफेन कहते हैं। यही कारण है कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। अब हम बात करें कि साबुन कपड़ों की सफाई कैसे करता है, तो कैसे प्रोसेस रहती है कपड़े की सफाई करने की। साबुन की क्लीनिंग एक्शन या धुलाई प्रक्रिया अपने कह दें, कपड़े की धुलाई या कपड़े की सफाई कैसे करता है साबुन, उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। साबुन कपड़े की सफाई कैसे करता है या कपड़े की धुलाई कैसे करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो अब ये मान लें मेरे पास एक कपड़ा है, जिस पे ये मैल, तेल या चिकनाई की बूंद लगी है, मैल, तेल या चिकनाई की बूंद लगी है। अब साबुन क्या है, साबुन है, जैसे मैं सूत्र लिख रहा हूँ C17H35 COONA। तो ये मैंने साबुन का सूत्र लिख दिया सोडियम स्टीरेट का, C17H35 COONA। अब देखिए हम साबुन में दो सिरे हैं, साबुन में दो सिरे होते हैं। एक तो जल स्नेही, ये सिरा जो होता है ये तो होता है जल स्नेही। जल स्नेही सिरा जो है वो जल से जुड़ता है। इसको ध्रुवीय सिरा भी कहा जाता है, ध्रुवीय सिरा या जल स्नेही सिरा। और ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये होता है जल विरोधी। जल विरोधी सिरा या अध्रुवीय सिरा। तो ये है अध्रुवीय सिरा या जल विरोधी सिरा। अब ये जल विरोधी सिरा जो होता है ये मैल, तेल या चिकनाई से जुड़ जाता है, मैल, तेल या चिकनाई से, इससे जुड़ जाता है जल विरोधी सिरा। क्लियर? जल विरोधी सिरा साबुन का इससे जुड़ जाता है। अपने जब कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो साबुन का जल विरोधी सिरा जो होता है वो मैल, तेल या चिकनाई से जुड़ जाता है। अब हम क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद पानी से भरी एक बाल्टी लेते हैं और इस साबुन लगे वस्त्र को इस बाल्टी में डाल देते हैं, जल से भरी बाल्टी में डाल देते हैं। अब जल जो होता है वो इससे जुड़ जाएगा, इस सिरे से, क्योंकि ये सिरा जल से नहीं है तो जल इससे जुड़ जाता है। ये किससे जुड़ा है? जल विरोधी से जुड़ा है। जल विरोधी किससे जुड़ा है? मैल, तेल या चिकनाई से जुड़ा है। तो जब अपने इस कपड़े को बाल्टी में डालते हैं, पानी से भरी बाल्टी में डालते हैं, तो पानी जो है वो
इसको यहीं रोके रखता है पानी में ही, पानी इसको बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि ये जल स्नेही है। तो पानी ने इसको यहीं पकड़ लिया अंदर ही। इसने इस हाइड्रोकार्बन भाग को पकड़ रखा है और हाइड्रोकार्बन भाग ने इस मैल तेल या चिकनाई को पकड़ रखा है। तो ये मैल तेल और चिकनाई जो होते हैं ये पानी वाली बाल्टी में रह जाते हैं और कपड़ा जो होता है वो पानी वाली बाल्टी से बाहर आ जाता है। क्लियर। तो पानी ने क्या किया, जल स्नेही को थाम लिया। जल स्नेही ने क्या किया, जल विरोधी को थाम लिया। जल विरोधी ने मैल तेल या चिकनाई को थाम रखा है। अब जब हम कपड़े को खंगालते हैं इस पानी से भरी बाल्टी में, तो जब हम बाहर निकालने लगते हैं तो पानी जो है वो जल स्नेही को नहीं छोड़ता, जल स्नेही जल विरोधी को नहीं छोड़ता, जल विरोधी मैल तेल या चिकनाई को नहीं छोड़ता, जिससे कपड़ा तो बाहर आ जाता है और बाकी सारा जो ये सिस्टम है वो सारा पानी की बाल्टी में ही रह जाता है। इस प्रकार साबुन जो है वो कपड़े की सफाई या धुलाई करता है। और इसमें अगर आपसे पूछ लेता है तो जो अणु बनता है कपड़े की धुलाई के समय, साबुन मैल तेल या चिकनाई से जुड़कर जो अणु बनाता है, जो संरचना बनाता है, उस संरचना को हम लोग मिसेल कहते हैं। तो उस संरचना को मिसेल कहा जाता है। तो ये था साबुन का पार्ट। अब हमने एक कमी डिस्कस की साबुन की कि साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता। तो आओ देखें साबुन कठोर जल में कैसे कार्य नहीं करता और कैसे बनता है स्कम या मलफेन। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल की ओर। फ्रेंड्स, टॉपिक जो अपना चल रहा है साबुन व अपमार्जक, तो उसमें हमने पढ़ा कि साबुन की कमी है कि साबुन कठोर जल में काम नहीं करता, क्योंकि साबुन जो है वो कठोर जल में मलफेन या स्कम जैसा अवक्षेप, दही जैसा अवक्षेप जो दिखाई देता है वो अवक्षेप साबुन कठोर जल में देता है। तो उसको हम आज प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, ऐसा क्या होता है और वो दही जैसा अवक्षेप क्या है स्कम। तो मेरे पास 2 बीकर, इसमें कठोर जल लिया हुआ है मैंने, हार्ड वाटर लिया हुआ है, और इसमें मृदु जल सॉफ्ट वाटर लिया हुआ है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं हार्ड वाटर डाल रहा हूँ। ये इस टेस्ट ट्यूब में मैंने हार्ड वाटर कठोर जल लिया है और इस टेस्ट ट्यूब में मैं सॉफ्ट वाटर मृदु जल ले रहा हूँ। ये साबुन का पाउडर मैंने लिया हुआ है। साबुन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साबुन जो है वो सोडियम या पोटेशियम लवण है वसा अम्लों के। साबुन वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं और कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब रिएक्शन क्या होगी वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्या होता है। तो इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है। इसमें मैं साबुन का पाउडर डाल रहा हूँ, हार्ड वाटर है ये। तो आप देखेंगे कि स्कम, दही जैसा अवक्षेप यहाँ प्राप्त होता है, स्कम या मलफेन। तो ये मैंने साबुन डाला है इसमें। तो ये साबुन का पाउडर मैंने इसमें डाला है। तो ये थोड़ी देर घुलने के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट दूधिया कलर इसका हो रहा है और थोड़ी देर बाद यहाँ दही जैसा अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा। तो ये मैंने कठोर जल में साबुन घोला है। अब आप देखेंगे दही जैसा अवक्षेप बिल्कुल आपको क्लियरली दिख रहा होगा। दही जैसा अवक्षेप इस जल के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल ये नीचे सेटल हो जाएगा थोड़ी देर में या ऊपर की ओर इकट्ठा हो जाएगा। ये होता है स्कम या मलफेन, जो कि आप देख रहे हैं प्रनली में ऊपर की ओर इकट्ठा हो रहा है। दही जैसा अवक्षेप स्कम या मलफेन कहलाता है। ये यहाँ आप देख रहे हैं इस एरिया के अंदर ये बना है स्कम या मलफेन। तो अब आप मृदु जल में देखें कि मृदु जल में साबुन के साथ स्कम या मलफेन बनता है अथवा नहीं। तो ये मृदु जल है। अब आप देखेंगे मृदु जल में साबुन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ कोई भी स्कम या मलफेन आपको दिखाई नहीं देगा। तो पानी के कलर में ही आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों के पानी के कलर में, वो कलर का डिफरेंस ही आप देख सकते हैं। ये हार्ड वाटर था तो यहाँ दही जैसा अवक्षेप आपको दिख रहा है जो कि स्कम या मलफेन कहलाता है। यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई किसी प्रकार का अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है। अब कठोर जल में ऐसा क्यों हुआ, स्कम या मलफेन बनने का कारण क्या रहा?
ये जो स्कम हमारे को दिखाई दे रहा है, मलफेन हमारे को दिखाई दे रहा है, कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन थे, साबुन जो होता है वो सोडियम आयन होता है। तो जब साबुन को हम लोग कठोर जल में डालते हैं तो जो साबुन के सोडियम आयन हैं वो तो जल में चले जाते हैं और जल से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ आ जाते हैं। तो जो साबुन घुलना चाहिए था उसके साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जुड़ गया और कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन का वहाँ निर्माण हो गया और कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन जो होता है वो जल में अविलय होता है और अवक्षेप के रूप में परखनली में प्राप्त हो जाता है, जिसे हम स्कम या मलफेन के नाम से जानते हैं। तो ये स्कम या मलफेन है, कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन है जो जल में अविलय रहता है। बिल्कुल आप स्पष्ट देख सकते हैं, जल में अविलय है, ऊपर की ओर ये इकट्ठा हो गया है गंदे झाग के रूप में, दही जैसे अवक्षेप के रूप में। तो इस कारण से साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता। तो साबुन कठोर जल में स्कम या मलफेन अर्थात कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन का निर्माण कर देता है जो कि अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है।